हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जायसी के बारे में पढ़ा था कि जायसी जो हैं वो भक्ति काल के सूफ़ी पंथ के कवि थे और उन्होंने निर्गुण काव्य धारा अपनाई थी। साथ ही उन्होंने अपना जो काव्य रचा था वो अवधी भाषा में रचा था। कविवर जायसी जो है वो बहुत उदार और स्वाभिमानी कवि थे। उन्होंने सूफी मत के सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम अवधी भाषा को बनाया और प्रेम मार्ग भक्ति को अपनाया। फारसी के विद्वान होते हुए भी उन्होंने जन भाषा में काव्य सृजन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो सिद्धांत हैं वो लोगों की समझ में आए और लोग जो हैं उन्हें समझकर अपने में उन्हें ग्रहण करें, उन्हें स्वीकार करें। इसीलिए उन्होंने जनमानस की भाषा जो कि अवधी थी उसमें काव्य सृजन किया, जबकि वो फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और फारसी भाषा के ही वो ज्ञाता थे। जैसा कि सूफ़ी संतों की जो भाषा होती है वो अरबी फ़ारसी ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में अपना काव्य सृजन किया, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा पद्मावत महाकाव्य। तो जायसी जो है बहुत बड़े प्रतिभाशाली और काव्य प्रतिभा के धनी थे और ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना करके। वे वास्तव में एक सफल कवि थे और उन्होंने हिंदी को एक अमूल्य काव्य साहित्य प्रदान किया। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी कुछ भावपक्षीय विशेषताएं, जो कि काव्यगत विशेषताओं का एक भाग है, उसमें हम इनकी कुछ भावपक्षीय विशेषताओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इनका प्रेम और अध्यात्म। जायसी भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के सर्वोत्तम कवि थे, अतः उनकी कविता में अलौकिक प्रेम की व्यंजना सर्वत्र मिलती है। अव्यक्त के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने रहस्यवाद का भी सहारा लिया। और साथ ही अपने प्रेमाख्यान महाकाव्य में पद्मावत में उन्होंने आत्मा परमात्मा के प्रेम का रूपक बांधा है। जब मैंने आपको ये जायसी का, जैसे कि हमारे कोर्स में लगा हुआ है मानसरोवर खंड, उसको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो सूफी काव्य है उसमें आत्मा परमात्मा को जो संबंध माना जाता है वो भारतीय परंपरा से बिल्कुल विपरीत होता है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि जो जीव है वो आत्मा, या जिसे आत्मा कहते हैं, वो स्त्री रूप में मानी गई है और जो परमात्मा है उसे पुरुष रूप में माना गया है, जबकि साहित्य सूफी साधना में बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें परमात्मा को स्त्री रूप में माना जाता है और जो जीव या आत्मा है उसे पुरुष रूप में माना जाता है। इन्हीं रूपकों को ध्यान में रखते हुए जायसी ने भी पद्मावत में इसी रहस्यवाद को दर्शाया है और इसी के माध्यम से उन्होंने पद्मावत में आत्मा परमात्मा के संबंध को दिखाया है। नेक्स्ट है हमारा प्रतीकात्मकता। अब जायसी ने अपने सिद्धांतगत रहस्यवाद के प्रतीकों के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है और उन्होंने पद्मावत में नायक रत्नसेन को साधक या आत्मा और नायिका पद्मावती को साध्य या परमात्मा और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना है। उन्होंने अपने पद्मावत महाकाव्य में दिखाया है कि परमात्मा रूपी पद्मावती को पाने के लिए जो साधक रूपी जो रत्नसेन है वो माया रूपी अलाउद्दीन से लड़ता है और उसको हटाकर, यही कहो कि माया पर विजय प्राप्त करके वो परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में यही माया जो है ये बाधक बनती है। और हमने पढ़ा है कि निर्गुण काव्य धारा में जितने भी संत कवि हुए हैं, चाहे वो सूफी हैं चाहे वो संत कवि हैं, वे उन सभी कवियों ने यही दिखाया है कि माया जो है वो ही है एक बाधक तत्व है जो आत्मा और परमात्मा को अलग करती है, उनके मिलने में बाधा उपस्थित करती है और साधक को सदा कष्ट प्रदान करती है। लौकिक प्रेम का आधार लेकर अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की पद्धति के कारण ही जायसी का जो रहस्यवाद है वो सरस और भावात्मक बन सका है। अगला है हमारा सूफी मत का प्रतिपादन। सूफी मत का प्रतिपादन क्योंकि जायसी स्वयं एक सूफी संत थे, अतः उन्होंने सर्वत्र ध्यान रखा है कि सूफी साधना को जो रूप उन्होंने आरंभ में चित्रित किया है कहीं उसमें कोई परिवर्तन ना आ जाए। अतः कथा प्रसंग के मध्य में उन्हें जहाँ कहीं अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने सूफी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
चूँकि जायसी जो है मूलतः एक सूफ़ी कवि थे, इसीलिए कुछ जो हिंदुत्व विचारधारा है, ये जिसे कहें वेदांती विचारधारा है, उसको उन्होंने लिया तो ज़रूर है, लेकिन उसे दोषपूर्ण कर गए हैं वो कहीं-कहीं। वो उनकी उसकी उन्हें पूरी जानकारी न होने के कारण कहीं-कहीं ये वेदांती स्वरूप जो है वो दोषपूर्ण दिखाई देता है। क्योंकि जो जायसी हैं वो मूलतः सूफ़ी कवि हैं, इसीलिए उन्होंने सर्वत्र जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने अपने सूफ़ी सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की पर्याप्त चेष्टा की है। नेक्स्ट है हमारा चरित्र और दृश्यों का चित्रण। अब जायसी पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में अद्वितीय हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण पद्मावत में दिखाया है। पात्रों की विभिन्न मनोदिशाओं जैसे कि चिंता, उद्वेग, हर्ष, शोक आदि जो मनोदशाएं हैं, जो भाव हैं, उनका बहुत ही सटीक वर्णन जायसी ने किया है। उतना हिंदी के कुछ ही कवियों में मिलता है। बाह्य दर्शनों के चित्रण में भी उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है और पद्मावत में नदियों, पहाड़ों, वनों, झरनों और साथ ही युद्धों का भी बहुत ही खूबसूरत वर्णन इन्होंने किया है जायसी ने। और जहाँ प्रकृति के बाह्य रूपों का संबंध मानव व्यापार से जोड़ा गया है, वहाँ तो जायसी की प्रतिभा में बहुत अधिक निखार आया है। और बारहमासा के अंतर्गत तो जो नागमती का विरह वर्णन इन्होंने दिखाया है, वो तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए अकल्पनीय है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने उस चित्रण को दिखाया है। अब है हमारा शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान के अंतर्गत जायसी जो है उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत शास्त्रीय ज्ञान वो रखते हैं। यद्यपि जायसी को ज्योतिष, भूगोल और तत्कालीन इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था और जिसका जो दिखाई देता है, जो हमें इनके काव्य में बहुत अच्छी तरीके से वो प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने इस ज्ञान का अपने काव्य में बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग भी किया है। अगला है रस योजना। यद्यपि जायसी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, तथापि स्थान स्थान पर भक्ति और उपासना की अभिव्यक्ति होने के कारण शांत रस तथा गोरा बादल की लड़ाई में वीर रस के भी दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जायसी के काव्य में रस की योजना बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। उसमें सभी रसों को स्थान मिला है, चाहे वो श्रृंगार रस हो, शांत रस हो अथवा वीर रस हो। इसके अलावा श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का इन्होंने बहुत ही मनोरम चित्रण किया है, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो। और वियोग श्रृंगार के चित्रण में तो जायसी और भी सिद्धहस्त है। उनका नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। षण ऋतु और बारहमासा के द्वारा परंपरा का निर्वहन भी किया गया है। और नागमती का विरह वेदना जैसे स्थान पर विलाप कर रही है, उन उद्धरणों में तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा ही मनवाया है। और जो वियोग श्रृंगार है, उसका पूर्ण परिपाक करने के लिए उसके संचारी भावों का भी कहीं कहीं अद्भुत चित्रण किया गया है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें इन्होंने नागमती के विरह वर्णन का वर्णन किया है कि यह तन जारो झार के काहो के पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी परे कंध धरे जह पाओ। तो इस तरह की बहुत सारे जो वर्णन हैं वो उन्होंने किए हैं अपने काव्य में, ताकि उनके काव्य में जो रस है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत प्रतिभा है उनमें, इसीलिए उन्हें किसी भी जगह अपनी प्रतिभा के साथ समझौता नहीं करना पड़ा। उन्हें हर जगह, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने दिखाया है कि जो रस है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने काव्य में दिखाए हैं, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो शांत रस हो और चाहे वो वीर रस हो, और चाहे वो श्रृंगार रस के दोनों पक्ष ही क्यों ना हो। उन्होंने हर एक क्षेत्र में अपने जो पद्मावत है उसमें हर तरीके से उसमें हर एक जो भाव है उसे संतुष्ट किया है। तो इसके अलावा जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद के अंतर्गत हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि रहस्यवाद के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होंगी। तो हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।
जिसमें हम साधनात्मक इनका रहस्यवाद पढ़ेंगे, चूँकि रहस्यवाद में इनकी बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी भी है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।